अब मैं अपने इस राष्ट्रीय वेबिनार के इस कार्यक्रम को लखनऊ के ही एक दूसरे वक्ता जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, डॉक्टर बलजीत श्रीवास्तव जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। उनका इस लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज के वेब मंच पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है? डॉक्टर बलजीत श्रीवास्तव जी। जी धन्यवाद। जी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जयशंकर जी। ये बड़े ही हर्ष का विषय है कि श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा में ये वेब संगोष्ठी हिंदी में, मुझे लगता है शायद विश्वविद्यालय, जैसा कि माननीय कुलपति जी ने बताया कि विश्वविद्यालय में ये हिंदी विषय पर में ये पहली बार संगोष्ठी हो रहा है। बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है अवध विश्वविद्यालय। मैं इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि के रूप में माननीय हमारे लखनऊ के ही हैं प्रोफेसर मनोज दीक्षित सर का मैं धन्यवाद देता हूं। स्वागत उद्बोधन डॉक्टर वंदना सारस्वत जी ने, प्राचार्य महोदय ने किया, मैं उनको भी आभारी हूं। विषय प्रवर्तक मेरे गुरु के सहपाठी रहे हैं और मेरे आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र मिश्र जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ये सही अवसर प्रदान करने के, और मैं खास तौर से अपने डॉक्टर बलजीत जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, संभवतः आपका माइक्रोफोन ऑफ हो गया है, म्यूट हो गया है। कृपया अनम्यूट करें डॉक्टर बलजीत। हाँ हो गया। जी जी जी, हाँ हो गया है। आवाज आ रही है? आ रही, स्वागत जी। और मैं अपने वक्ताओं के में जिनके बारे में, जैसा कि मैं उस गुरु परंपरा से हूं, मेरे गुरु के गुरु आचार्य दीक्षित जी, जिसे आप लोग सभी जानते हैं, उस परंपरा से हूं, तो जाहिर बात है जब दीक्षित जी मंच पर होते हैं तो पूरे गोष्ठी, चाहे 2 दिन का हो चाहे 1 दिन का, पूरा समूल आ जाता है। और उसका उपक्रम या उसका प्रवर्धन के रूप में मेरे गुरुवर श्रद्धेय अग्रवाल सर अरे डॉक्टर बलजीत सर की आवाज लग रहा है कि उन्होंने माइक्रोफोन या तो ऑफ कर लिया है या कोई तकनीकी बाधा हो रही है, कदाचित लेफ्ट हो गए हैं, आ गए हैं तो अपना माइक्रोफोन ऑन कर लें। डॉक्टर बलजीत श्रीवास्तव जी, अपना माइक्रोफोन ऑन कर लें। मेरी आवाज पहुंच रही है उन तक? हमें आप सुन पा रहे हैं? आवाज उन्हें हमें उनकी नहीं मिल पा रही है और वो आ तो गए हैं। हेलो जी हेलो। जी जी, स्वागत है, स्वागत है जी। हाँ तो मैं बात कर रहा था कि श्रद्धेय गुरु अग्रवाल सर के बारे में कि वो जिस मंच पर आते हैं तो पूरे आधुनिकता से जोड़ देते हैं। और इसी क्रम में पूर्व में डॉक्टर गंगा प्रसाद शर्मा जी, जो हमारे बड़े ही आत्मीय हैं, हम लोगों ने उनको सुना, और आगे सुनेंगे डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ जी को, जो कर्नाटक से हैं। मैं भी उनको बाद में सुनेंगे हम लोग। मैं अपनी बात रखने के लिए पारी हूं कि ये संगोष्ठी वेबिनार जो आयोजित की जा रही है बड़ा ही सार्थक हो रहा है, और जैसा कि प्रतीत हो रहा है, फिर भी अगर देखा जाए तो इस कोरोना संकट काल में जो ये गोष्ठियां, मुझे लगता है कि शायद अगर
वर्चुअल संगोष्ठी किया जाता, बुलाकर किया जाता या संगोष्ठी किया जाता तो शायद इतनी तेजी से ना होता जिस प्रकार से आए दिन व्हाट्सएप पर या अन्य माध्यमों से लगातार दिखाई दे रहा है कि संगोष्ठी। तो वेबिनार ने संगोष्ठियों के भरमार कर दिया, जितना कि इस कोरोना काल ने जितना प्रभावित किया लोगों को, ये वेबिनार ने उसको आगे किया। ये सत्य है कि रात बीतेगी, सूरज निकलेगा, और जब सूरज निकलेगा तो कमल अवश्य खिलेगा। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है, जैसा कि सोचने की प्रवृत्ति होती है हमारे लिए। हम एक कोरोना के बारे में कहते हैं कि दुनिया भर में जितना विषाण होगा, अगर उसको इंसान इकट्ठा करे तो मुझे लगता है कि 1 ग्राम भी नहीं होगा। ये एक छोटी सी रात विषाण ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया अपनी आदत उससे। देश दुनिया इस कोविड-19 को लेकर बहुत ही परेशान है, और ये चीन के विषाण, जैसा चीनी विषाण के रूप में जाना जा रहा है, अभी तक के चपेट में ग्रसित है। अभी हमारे चीनी वक्ता बता रहे थे, लेकिन शायद उनके इस क्षेत्र की ये दशा रही तो उन्होंने पूरे विश्व को इस समय संकट में डाल दिया। ताकत और अपने को समर्थ कहे जाने वाले देशों का भ्रम टूट रहा है, जो अपने को बहुत शक्तिशाली मानते थे। अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, स्पेन, इटली जैसे महाशक्तिशाली विकसित देश जो थे, वहां लाशों की भरमार लगातार बढ़ रही है। एक अदृश्य कोरोना विषाण ने बौद्धिकता, सुविधाओं और वैज्ञानिक प्रगति को रोक दिया है। बिल्कुल ये सोचनीय बात है, ये चिंतनीय है। आज 21वीं सदी का 1/4 भाग चल रहा है, और जिन लोगों ने अपनी इस अत्याधुनिक द्वारा संसाधनों के द्वारा प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की सोच रहे थे, वो उनका भ्रम टूट रहा है। उनकी वैज्ञानिक मान्यताओं को झकझोरा है इस कोरोना ने। हमारे आत्मविश्वास, मनोबल को इस वायरस ने एकदम झकझोर रखा है। जब सदा इसकी बात की जा रही कोरोना, तो कहां से शुरू हुई, क्यों हुई, इसका भी कभी कभी विश्लेषण जरूरी है। तो ऐसा नहीं कोरोना आज आ रहा है या ये महामारी आज की है, ये महामारी शताब्दियों से, यद्यपि ये कहा जाए कि 430 ईसा पूर्व बुद्ध के जन्म के बाद के 125वें 125 वर्षों जन्म के बाद भी एक महामारी आई थी, जो एथेंस में प्लेग के नाम से जाना गया था, जिसमें 1/4 आबादी उसमें नष्ट हुआ था। वहीं पर वो 251 से लेकर 260 ईस्वी, 541 से लेकर 750 के बीच महामारी आई, जिसने पूरे विश्व में जान गई लाखों लोगों की। जब शताब्दियों की बात करते हैं तो हमें लगता है कि 4 शताब्दी से लगातार ये कोई ना कोई महामारी हमारे देश में आ रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि 1720 में फ्रांस के मर्सिले शहर में बुबोनिक प्लेग एक महामारी आई थी, जिसमें विश्व के करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई। वहीं 1820 में थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस में काला, जिसे हैजा भी कहा जाता है, में लाखों लोगों की जान गई थी। 1918 में यूरोप, यूनाइटेड स्टेट, एशिया के कुछ हिस्सों में फैला। सबसे अधिक इसका प्रभाव तबाही हुई स्पेन में होने से स्पेनिश फ्लू कहा गया, और वहां कहा जाता कि भारत में लगभग 1,80,00,000 लोगों की मृत्यु हुई थी, जो उस समय की जनसंख्या के लगभग 6% भूभाग थी। ये कहा जाता है कि ये विषाण किसके द्वारा है, प्रकृति द्वारा है कि मानव निर्मित द्वारा। ये कहना अभी तक कहा नहीं, स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। फिर भी आज के जिस सबूतों की बात की जाती है उससे यह स्पष्ट होता है कि यह चीन के वुहान शहर से निकलकर पूरे विश्व को संक्रमित कर रहा है। और इन महामारियों के दौरान तमाम चीजों का जिस प्रकार से हुआ, तो जैसा कि है कि 1918 में जब स्पेनिश फ्लू आया तो उसका प्रभाव भारत पर विशेष रूप से पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो सैनिक बंबई बंदरगाह पर उतरे थे, और उसे आज मुंबई के कहा जाता है, जिसे वहां से उतरे थे, और वो उन लोगों ने
जब विभिन्न अपने अपने घरों की तरफ जाने लगे तो ट्रेनों से जो यात्रा किया था उससे वो महामारी लोगों में फैली। उसमें सर्दी जुकाम की जो भी कुछ स्थितियां थी, और इसी महामारी ने उस समय हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी उस चपेट में लिया, इसमें नहीं सुन। और उसी चपेट में महात्मा गांधी जी के पुत्र वधु गुलाब और पौत्र शांति की भी मृत्यु हुई थी। ये जाहिर सी बात है, अगर शायद हमारे गांधी जी उस समय इस चपेट में आ जाते तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता, कुछ ना लिखा जाता। कहा जाता है कि महामारी, ये प्लेग, ये कोई महामारी, छोटी मोटी महामारी, ये गरीबों द्वारा होती है, ये भुखमरी पर जो रहते हैं उनके द्वारा होती है, ये शोषित द्वारा होता है, ये गंदे बस्तियों में जो रह रहे हैं उनके द्वारा होता है। लेकिन इस बार इस कोरोना महामारी ने वैश्विक जगत पर यह हवाई जहाज से दी, जिसका कारण यह है कि हवाई जहाज की यात्रा करते हुए लोगों ने इसको पूरे विश्व में फैलाया। हम नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन पिछले भी एक बार बात आई थी, तो इस महामारी की देन भारत में जो आई वो इटली की ही देन थी। मुझे लगता है कि एक बड़े ही दल के पूर्व अध्यक्ष थे, वो इटली से ही उस दौरान जनवरी के अंतिम सप्ताह में लौट कर आए। वर्तमान कोरोना की हमारी जीवनचर्या के रूप में दिखाई देती है। आंकड़े की बात की जाए तो श्रद्धेय अग्रवाल सर ने पूरे आंकड़े के विस्तार से पूरे विश्व के आंकड़ों के बारे में बता दिया कि किस रूप में है। जो भारत में आज 1,18,000 से अधिक संक्रमित हैं, स्वस्थ भी हो रहे हैं, 48,000 के करीब स्वस्थ भी हो रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में जब बात करते हैं तो 5,515 लोग संक्रमित है, लेकिन उत्तर प्रदेश में स्वस्थ होने की 50% से ऊपर है। कई समय 3,204 लोग स्वस्थ हो चुके। तो ये एक प्रभाव है कि कोरोना कोई हमारे लिए घातक नहीं है, घातक आया समाज के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि हम उससे निजात भी पाएंगे। अमेरिका जैसा देश आज 16 लाख से अधिक संक्रमित है। हम कुछ बातों को देखते हैं कि सूत्रवाक्य में अपनी बात बताते हैं कि जैसा कि कहा गया कि आज अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश नहीं रहा। यूरोप देश वाले इतने पढ़े लिखे नहीं जितना दिखते हैं। गरीब आदमी जितना बीमारी से लड़ सकता है उतना अमीर नहीं। आज ये जाहिर सी बात है, लोग कह रहे हैं कि मजदूर बीमारी फैला रहे हैं, लेकिन अगर पेट में भोजन हो, भुखमरी ना हो, तो ये सारी तमाम अमीरों, तमाम लोगों से ज्यादा इनमें इम्यूनिटी पावर है। ये बताइए, 700 किलोमीटर पैदल साइकिल से यात्रा कर रहे हैं, इनमें इतनी ताकत है, इनको कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज ये भुखमरी की वजह से इनमें जो संक्रमित हो रहे हैं, सिर्फ भोजन की वजह से संक्रमित हो रहे हैं। भले ही उसका घर में रहकर हम काम कर रहे हैं, आज बिना गाड़ियों के भी लोग अपना काम कर रहे हैं। हमारे पास वक्त बहुत है, उसका सही इस्तेमाल करने का आवश्यकता है। आज तमाम ऐसे वक्त हैं, लोग घर में इकट्ठा नहीं हो पाते पारिवारिक रूप से या किसी रूप से। आज 2 महीने से अधिक हो गया हम घरों में एकत्रित। दुनिया का सबसे बड़ा वायरस तो मनुष्य खुद है। ये कहा गया कि मनुष्य, लेकिन मनुष्य खुद है, ये मनुष्य की ही देन है जो ये वायरस हुआ। और आज जो संक्रमित हो रहे हैं, एक दूसरे का जो डिस्टेंस का पालन किया जाए वो मनुष्य के द्वारा ही है, ना कि कहा गया कि किसी और से दूरी बनाई जाए। तो इस प्रकार से देखा जाए ये वायरस न कोई पीर, न कोई मौलवी, न कोई फकीर, न कोई पुजारी, न कोई पादरी इस बीमारी को दूर कर सकता है। हम फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर के बिना भी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दुनिया कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन कुदरत का मुकाबला हम नहीं कर सकते। इस रूप में देखा जाए तो कोरोना से हम लड़ भी रहे हैं और उससे आगे बढ़ भी रहे हैं। समाज की दृष्टि से देखा जाए तो कोरोना आज में हमारी जीवनचर्या बन गई। जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कहा, सरकार भी अब कहने लगी है कि हमें कोरोना से जीवन अपनाना। ऐसा नहीं कि 1918 में ही आया था तभी हुआ, वो लगातार कई वर्षों तक उसका प्रभाव, बीच बीच में देखे तमाम स्वाइन फ्लू आया, तो कहीं ना कहीं प्लेग आया, तो कुछ ना कुछ महामारी आई जिसका चपेट हुए तो हम उसमें जीवन यापन व्यतीत कर रहे हैं।
फिर भी हमारा देश विश्व बंधुत्व वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर चलता है। हम अनेकता में एकता पर विश्वास रखते हैं। हमें एक दृढ़ निश्चय नेतृत्व प्राप्त है, जो आज सच है कि ऐसे नेतृत्वकर्ता के जो लॉकडाउन समय रहते पालन किया गया। अगर प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण में जो कहा गया था कि आप जहां पर हैं वहीं रहिए, तो ये आज सारी महामारी की जो बढ़ रही है लगातार दिन प्रतिदिन, हम लक्ष्य के आगे बढ़ रहे हैं, ये भी ना हो। ये बहुत विशेष विभत्स घटना है कि लोगों ने इसका राजनीतिकरण कर दिया और इसका परिणाम सब जानते ही। और इसी कारण है कि आप देखते हैं कि ये महामारी लगातार बढ़ रही है। कहा जाता है कि मृत्यु तो शरीर के लिए निश्चित है, इसलिए इससे भयभीत होने की नहीं होना चाहिए। लोग ईश्वर की आराधना करने के लिए एकांत में ही जा डॉक्टर बलजीत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप अपने देखिए माइक्रोफोन को अनम्यूट करिए। जी जी हाँ, जी, अब आने लगी। हाँ जी, हम बात कर रहे थे कि भारत में समय रहते लॉकडाउन किया गया, जिसका प्रतिफल है कि हमारी स्थिति अन्य देशों की तुलना में काफी बेहतर है। और हम बात करते हैं तो देखते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किंतु आज मनुष्य के संकट में है, इसके साथ रहना संकट है, ये बात कह दी गई है। बड़ा ही विचित्र स्थिति है कि कोरोना ने अंतरवैयक्तिक संबंधों को दूर कर दिया, क्रूर बना दिया। हमारे जो संबंध थे, हम सामने वाले से बात नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम उससे दूर भाग रहे हैं, तो क्रूर बना। अचानक दूसरों के लिए अपने घरों का दरवाजा बंद कर देना हमारी एक सभ्यता बनी। आज कोरोना जैसे जो लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है, और इस चौथे चरण में जो छूट दी गई, मुझे लगता है कि ये छूट ऐसी हो गई है कि हेलो, हेलो, डॉक्टर मंजूनाथ जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? थोड़ी कुछ तकनीकी बाधा आ गई थी। डॉक्टर बलजीत श्रीवास्तव जी का वक्तव्य चल रहा था, क्या संपूर्ण हो गया है? क्योंकि बीच में मुझे आवाज नहीं मिली। उस स्थितियों में देखें तो ये दशा हमारी दिन प्रतिदिन दिखाई दे रही है। और जाहिर सी बात करते हैं तो आत्मनिर्भरता की अभी 15 दिन पहले, 10 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर की बात कही। जाहिर बात है हमारा समाज आत्मनिर्भर हो रहा है, और हम लोग सभी लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं कि जो जहां है, उन्होंने कहा था जो जहां है वो वहीं पर रहकर काम मिले। लोकल के प्रति वोकल की बात कही गई थी। तो जाहिर सी बात है आज उत्तर प्रदेश की हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, तो हम बात करते हैं, देखते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में हर जिले में उत्पादन केंद्र बनाया जा रहा है, जिसके प्रति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं। आज हमारे आत्मनिर्भर की बात है कि 2 लाख पीपीटी किट और उसके साथ 2 लाख मास्क प्रतिदिन बनाए जा रहे हैं। आध्यात्मिक गुरु के रूप में देखें तो हमारा देश विश्व गुरु के रूप में विद्यमान है। अभी कुछ दिन पहले
हाँ, हमारे चैनलों पर रामायण, महाभारत, श्री कृष्ण दिखाए, जिससे तमाम भारतीयता, आध्यात्मिकता की बात जो हम लोग बचपन में देखे थे, आज उसके प्रति हम देखकर और जागरूक हो रहे हैं। लोगों में वो सीख दिखाई दी। हम बात करते हैं कि जनसंख्या हमारे लिए बड़ी ही आक्रांत है। जो हमारी जनसंख्या है हमारे आज देश में, ये प्रतिदिन हमारे लिए भयानक स्थिति ये भी है कि जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इस पर लगाम की जरूरत है। और उस समय राम राज्य की परिकल्पना भगवान राम ने किया था। और आप देखें कि पारिवारिक दृष्टिकोण से भी देखें तो उनके चारों भाइयों में दो दो पुत्र जन्म लिए थे। तो कहीं ना कहीं वो जनसंख्या नियंत्रण की भी बात उस रामराज की परिकल्पना के माध्यम से दिखाते हैं। योग की परंपरा अगर देखें तो लगातार योग की परंपरा, हमारा देश ही योग आज 21 जून को मनाया जाता है विश्व योग दिवस के रूप में। वो भारत की ही देन है, जिसमें तमाम टीवी चैनलों के माध्यम से होता है, जिससे जीवन का अंग बन गया। लोग जिम खाने जाते थे, आज जिम खाना छोड़कर अपने घर में योगासन कर रहे हैं। बाबा रामदेव योग गुरु के रूप में विख्यात हैं। प्रत्येक चैनलों में आकर लोगों को नए नए शिक्षा दे रहे हैं और तमाम बीमारियों से लोगों को दूर भी बता रहे हैं, तरकीब भी बता रहे हैं। तो उससे यूनिटी भी स्ट्रांग हो रही है। पारिवारिक एकता की बात कही जाती है तो परिवार को समय देना एक समय था, समय, सहचर, समन्वय। हमारे पास समय नहीं रह जाता। हम समय अपने व्यक्ति के पास समय था, इस भागदौड़ में समय से बिल्कुल भागे जा रहे थे। आज 2 महीने 2.5 महीने हो गए, लोग अपने परिवार में समय दे रहे हैं। अपना साहचर्य के है, समन्वय की भावना व्याप्त हो गई। जो एक भावना विकसित हो गई थी घर में कला की, वो धीरे धीरे दिखाई दी। तो पारिवारिक एकता जो है, सामाजिक साहचर्य की बात दिखाई देती है। परंपरा, हमारे यहाँ रीति रिवाज, परंपराएं, आज देखें कि तरह तरह के जो हम होटलों में तमाम मंगा दिया जाता था, होटलों से भोजन, तमाम नाश्ते आते थे। आज लोग तरह तरह टीवी में और उसमें तमाम फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखते हैं कि घरों में उसकी उत्पादन क्षमता बन गई है, बढ़ गई है। लोग अपने घरों में वो काम करने लगे। पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो पर्यावरण काफी सुसज्जित हो गया है। नदियां निर्मल हो गई हैं, प्रदूषण मुक्त हो गया है। जिस प्रदूषण के मुक्त करने के लिए अरबों रुपए खर्च किए गए, नदियां निर्मल करने के लिए अरबों रुपए खर्च, आज वो स्वच्छ निर्मल हो गए। ये एक बहुत बड़ी, कोरोना संकट ने बहुत बड़ा उपकार किया देश में। स्वास्थ्य की बात की जाती है तो ये जाहिर सी बात है, सर ने अभी बताया कि स्वास्थ्य, पूरा विश्व स्वास्थ्य के लिए हमारे भी देश में स्वास्थ्य की बड़ी कमी है। आप देखें, ये कोरोना जो शहरों में किसी प्रकार से, किसी स्थितियों में जो व्याप्त है, कम है। ये गांव में जिस प्रकार से व्याप्त हो रही है, अगर वहां पर स्वास्थ्य की बड़ी ही दशा खराब है। नहीं रुका तो ये आक्रांत होगा। जैसा कि जून जुलाई की बात कही जा रही, तो ये बड़ी ही भयावह स्थिति है। ये हमें जरूरी है कि स्वास्थ्य के प्रति अधिक ध्यान देना होगा। और उसी प्रकार से जिस प्रकार से डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। पुलिस कर्मियों के लिए अभी शर्मा जी ने बताया, ये सही बात है कि पुलिसकर्मी सहयोग कर रहे हैं, उनके साथ तमाम है, अपवाद भी जोड़े हैं। लेकिन उन अपवादों को नजरअंदाज किया जाए तो लगातार 3 महीनों से लगातार इस कार्यों में जुटे हुए हैं, लोगों की सेवा भाव कर रहे हैं। हम इसी को सही करने के लिए आरोप क्षेत्र ऐप जो 11 भाषाओं में है, हम उसके द्वारा भी देखते हैं और उसका बचाव करते हैं। जहां देखते हैं सोशल मीडिया की बात करते हैं, सोशल मीडिया, मुझे आज देख रहे हैं कि सोशल मीडिया तरह तरह के चीजों को से अवगत करा रही है। और ये सच बात है कि भारत को भयावह स्थिति से बचाने के लिए सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका रही कि लोग उसको देखकर, जब देखते हैं मजदूरों की दशा देखते हैं, जब देखते हैं कि समाज की दशा किस प्रकार से, विश्व में क्या आक्रांत की स्थितियां हैं, इससे लोग घर में ही रहते हैं। ये जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया लगातार उनको सचेत कर रही है और उस रूप में देखते हैं। लेकिन कहीं कहीं औद्योगिक सभ्यता, तकनीकी, जिस प्रकार से मजदूरों को कुरेदते हैं, वो उनको बचाव के रूप में व्यापक नहीं देखते हैं कि यात्रा सुविधा प्रदान की जाए, कैसे मार्ग, वो उनको कुरेदते हैं, सवाल ऐसे करते हैं। कुछ चीजों से बचना भी चाहिए सोशल मीडिया को। सही बात है कि उनका उपयोग, यहाँ देखें, कोरोना को जागृत करने के लिए सेलिब्रिटी तमाम प्रकार के हैं, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे फिल्म अभिनेता हैं, वो भी अपना सहयोग कर रहे हैं, तमाम प्रकार के अपने विचारों द्वारा बता रहे हैं।
आप देखें सरकारी सेवकों, एक बड़ी ही विचित्र बात है, चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो, हम जहां प्राइवेटाइजेशन के रूप में भाग रहे थे उससे मुझे बचना होगा, उसको सरकार को बचना होगा कि हर चीज प्राइवेट कर देने से उपकार नहीं है। आज देखें इस संकट की घड़ी में जो सरकारी सेवक हैं वही काम आ रहे हैं, वही मेहनत कर रहे हैं। तमाम एनजीओ है, वो तमाम अपने एनजीओ लोग अपना कार्य कर रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो सेवकों को है सरकारी एक डॉक्टर जो जिस प्रकार से दिन रात मेहनत कर रहा है, वो एक कोई प्राइवेट नर्सिंग होम नहीं है कि वो दिखा दे कि हम अपना कार्य कर रहे हैं, हम अपना वो कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी भूमिका है, देखना चाहिए। तकनीकी उपकरणों की बात की, जिस प्रकार से कहा जाए कि अभी सर ने बताया कि तकनीकी उपकरणों से तमाम चीजों की जानकारी होती। मोबाइल ने हमें आत्म केंद्रित कर दिया। एक बड़ी दुश्वारी है कि मोबाइल में घर में 4 लोग बैठे हैं, अगर चारों पास मोबाइल है तो लोग आपस में बात नहीं करते, मोबाइल ने सबको उसी में उलझा रखा है। तो लेकिन इसके उपकरण के साथ देखते हैं, आज ये सेमिनार हो रहा है गोंडा में, लोग कहां से कहां हैं, लेकिन उन सेमिनारों को इस तकनीकी उपकरणों के द्वारा हो रहा है। शिक्षा विद्यालय से लेकर इससे घातक परिणाम भी दिखाई दे रहा है कि छोटे छोटे बच्चों को पता चल रहा है कि 4 से 6 घंटा उनको पढ़ना पड़ रहा है इस मोबाइल, इससे आंख पर भी प्रभाव पड़ रहा है। इसको भी सचेत होना चाहिए, जरूरी है। ये अलग बात है, इससे तकनीकी उपकरण ने विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में शिक्षा पद्धति एक नई था दे दी है, एक अवसर प्रदान कर दिया, लेकिन इससे विकास नहीं होगा। ये सामग्री है, ये कंटेंट है। हम जानते हैं कि किताब बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे विद्वानों की रचनाएं हैं, अगर उनको पढ़कर अगर कोई उच्च शिक्षा ग्रहण कर लेता, योग्य बन जाता, तो शायद ये शिक्षा प्रणाली न रहती। हमें भारतीय जीवन पद्धति को अपनाना होगा, हमें स्वावलंबी बनना होगा, अनुशासन, संयम, संकल्प के साथ जीना होगा। जहां तक शिक्षा रोजगार की बात है, अभी सर ने बताया कि रोजगार अब से कम हो रही है और खत्म हो रही है। तमाम जितने प्राइवेट हैं, आज वही बात की प्राइवेट जितनी है नौकरियां हैं सब धीरे धीरे खत्म हो रही। प्राइवेट जितने बड़े बड़े उद्योग हैं, उद्योग कर्मी, रिलायंस होगा जैसे हैं उद्योगपति, वो लोग अपने वेतन को भी कम कर दे रहे हैं, अपने कर्मचारियों का वेतन भी कम कर दें। शिक्षा, अगर आज शिक्षा की बात कही जाए तो शिक्षा सबसे बड़ा कहा जाए, शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत बड़ी जरूरी है हमारे देश में। अगर शिक्षा होती तो आज जो नागरिक, आज जो भुखमरी पर हैं, मजदूर चल रहे हैं, एक अफवाह चलता है तुरंत लोग दौड़ पड़ते हैं कि अफवाह में कि निकल पड़ते हैं कि ट्रेन जा रही। अगर शिक्षित होते, आज मनुष्य शिक्षित होता तो अपने घरों में रहता। तो जो सरकारों की देन है कि प्राइवेटाइजेशन करके तमाम अपवाद नहीं, बहुत स्वामित्व महाविद्यालय हैं, उसके प्रबंधक हैं कुबरा, लेकिन इसको भी जो प्राइवेट है स्वामित्व पोषित योजना है, इसको बंद होना चाहिए। सरकारी तंत्र की एक जिम्मेदारी बनती है। इस कोरोना द्वारा तमाम अनुसंधान की बात कही जाए, तमाम अनुसंधान निकल कर आएंगे हमारे समक्ष। हम देखते हैं वैश्विक परिदृश्य के दृश्य में देखते हैं तो सरकार ने बहुत कुछ बताया कि हाइड्रोक्लोरोक्विन जो था इनकी मलेरिया की दवा थी। तमाम विश्व के देशों ने, अमेरिका, ब्राजील, रूस, इजराइल, जर्मनी, सभी ने मांग किया और भारत ने उनको मुहैया कराया, पहुंचाया। और देखते हैं कि उसमें तमाम ऐसे भारत ने अपनी चिंता न करके अन्य देशों को उसको मुहैया कराया। आप देखते हैं फिर भी इन हरकतों से चीन लगातार डोकलाम के बाद भी लगातार आक्रमण के खिलाफ में है। अभी पाकिस्तान लगातार युद्ध विराम, कुछ ना कुछ आतंकी हमला करता रहता है। यह अलग बात है, करिए कि भारत का हिस्सा है, कहां तक सही कहां तक गलत उसकी बातों को। तो ये देखें कि वैश्विक परिदृश्य में भारत ने अपने प्रभुत्व को जमाया है और वो नेतृत्व करने की क्षमता को दिखाया है। हम आर्थिक की बात करें तो एक अनुमान के आंकड़े के अनुसार ये कहा जाता है कि करीब 971 अरब का नुकसान हुआ है। लेकिन इस ग्लोबल अर्थव्यवस्था के बजाय हमें लोकल अर्थव्यवस्था पर ध्यान देनी होगी। जो कहा जाता कि बनारस की साड़ी बर्लिन में मिलेगी, भदोही की कालीन कैलिफोर्निया में और कन्नौज का इत्र कनाडा में बिकेगा। तो इस प्रकार से हमारा जो ग्लोबल है, लोकल है, वो ग्लोबल बनेगा अपने आप नहीं। हमारी यहाँ क्षमता है कार्य करने की। हम देखें राजनीतिक परिदृश्य में तो भारत अपने में सक्षम है, लेकिन फिर भी विश्व के राजनीतिक परिपटन पर देखते हैं
तो अपना एक प्रभुत्व है भारत का अपना, कि लोग आज भारत को एक नजर से देख रहे हैं। तमाम देशों ने नेतृत्व की बात कही। अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली देश ने कहा कि इस कोरोना को हमें भारत से मिलकर हमें लड़ना होगा, भारत के साथ हम लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे। लेकिन आंतरिक स्थितियों को देखें तो यहाँ भी वही दशा खराब है कि जिस प्रकार से अन्य देशों में भी है कि आंतरिक अभी तमाम राजनीतिकरण होता है। अगर ये घटना दिल्ली में, आप जानते हैं कि मार्च के माह में अंतिम सप्ताह में जो लॉकडाउन हुआ, अगर मजदूरों को लोगों को ये ना कहा गया होता कि बसें लगी हैं, तो वहां पर ये स्थितियां ना आई होती। वहीं पर स्थितियां देखते हैं कि जब बात आती है, अभी कुछ दिन पूर्व एक पार्टी के महासचिव ने कहा कि बसों की बात कही तो राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इन मजदूर हैं, ये गरीब हैं, इनकी यात्राओं, इनकी सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार से देखें तो राजनीतिकरण से लोगों को बाधा, इस संकट में सबको एक साथ होना चाहिए। जैसा कि बार बार लोग सरकारी तंत्रों को कहते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है, तो सरकार की बात को भी मानना जरूरी है। मुझे नहीं लगता कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया था कि देश को एक साथ रहना, एकजुट रहना, तो तमाम पार्टियों ने उसका विरोध भी किया अंतर्मन से, उन्होंने एकता की बात नहीं दिखाई। हम देखते हैं सामाजिक दृष्टि से तो इसमें भी परिवर्तन आ रहा है, और इस रूप में देखते हैं तो मनुष्य के अंदर मनुष्य जागृत कर सके ऐसा समाज होना चाहिए। समाज के लिए उपयोगी हो कि प्रतिभा अंतर्मन अंतरतल होना जरूरी है। आज हम जब साहित्य की बात करते हैं तो देखते हैं कि साहित्य को कह दिया जाता है कि समाज का दर्पण। ये सही बात है कि साहित्य हमेशा परिस्थितियों से प्रभावित रहा। सर ने बहुत बड़ी बृहद बातों को चर्चा की, तो उसमें नहीं जाना है। जैसा कहा जाता है कि जैसा समाज होगा वैसा साहित्य होगा। समाज की समस्याओं को लेकर साहित्य की रचना होती है। आज भी ये समय है कि अनेक रचनाएं हो रही, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ रचनाएं कवियों के द्वारा देखी जाती हैं कि कब सम्मेलनों में जाते हैं, तुरंत लिखते हैं और तुरंत उसको फाड़ कर फेंक देते। इससे अलग होना पड़ेगा। इस कोरोना संकट में बहुत लेखनी आई, बहुत लिखकर सामने आए हमारे और लिखी जा रही है, और जो उपयोगी साबित होगा। ऐसा नहीं कि साहित्यकारों के दृष्टि में ये महामारी या ऐसा हाल है कि सिर्फ कोरोना है। इस सामाजिक गतिविधियों का भी तमाम ऐसे अवसर मिलेंगे लेखनी के कि उसमें काम होगा और लिखा जाएगा। महामारी को लेकर साहित्यकारों ने जो लगातार रचनाएं जो लिख रहे हैं, उसमें देखा जाए तमाम रचनाओं ने पहले भी लिखी गई थी। मदन मोहन ने उपन्यास लिखा था जहां एक जंगल था, जो बिहार और झारखंड के में प्रतिवर्ष जो महामारी आती थी उसके बारे में वो चर्चा करते थे। महिला आंचल में आप देखें कि रेणु जी ने पूर्णिया जिले में जो कालाजार हैजा के रूप में था उसका उल्लेख करते हैं। जब 1918 में महामारी आई थी, उसका प्रभाव छायावाद के 4 स्तंभ कहे जाते हैं, उनमें पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पर पड़ा। उन्होंने कुल्ली भाट में लिखा है अपने रचना में कि मैं डालमऊ में गंगा के तट पर खड़ा था, जहां तक नजर जाती थी गंगा के पानी में इंसान की लाश ही लाश दिखाई दे रही थी। मेरे ससुराल से खबर आई कि मेरी पत्नी मनोहरा देवी चल बसी। मेरे भाई का सबसे बड़ा बेटा जो 15 साल का था और मेरी 1 साल की बेटी ने दम तोड़ दी। मेरे परिवार के और कई लोग जाते रहे। लोगों को दाह संस्कार के लिए लकड़ियां कम पड़ गई। पलक झपकते ही मेरा परिवार खत्म हो गया। मेरे आंखों के सामने एक अंधेरा छा गया। अखबारों से पता चला कि ये सब एक बड़ी महामारी के शिकार हुए हैं। इस बात को अगर देखते हैं तो ऐसा नहीं, उस समय भी लिखी गई थी और लिखा गया था। लेकिन एक बात जरूर है कि जैसा आज कोरोना संकट काल के दौर को लेकर लिखी जा रही है रचना, उस काल में क्यों नहीं हुआ। छायावाद के 4 स्तंभ जो माने गए, उन्होंने उस समय महामारी जो भारत देश पर 1 करोड़ 80 लाख जनसंख्या की मृत्यु हुई थी, उन पर क्यों नहीं ध्यान गया उनका, कहीं ना कहीं सोचनीय बात है। उस समय संसाधन, हो सकता है संसाधनों की कमी रही, जानकारी नहीं रही, लेकिन फिर भी ये बड़ी चिंतनीय है कि साहित्यकारों ने ऐसे महामारियों या ऐसे कालों का ध्यान भी नहीं दिया जो आज दिया जा रहा है।
तो जैसा नहीं कि संकट काल में साहित्यकार की स्थितियां बड़ी ही खराब हैं। एक बात और आती है कि 21वीं सदी की बात करते हैं। 21वीं सदी जब आई तो तमाम प्रकार के विचार आए हमारे साथ। साहित्य में एक अजीब प्रकार की लोगों में वैमनस्यता भी दिखाई दी। तमाम विमर्शों का दौर हुआ। आप जब बात करते हैं आदिकाल, भक्त काल, रीत काल, आधुनिक काल को हम पढ़ते हैं, तमाम कालखंडों को देखते हैं। उस कालखंडों के माध्यम से हम देखते हैं कि साहित्य किस प्रकार से दिन प्रतिदिन निरंतर गतिशील हो रही है, उनका एक कालखंड है। लेकिन जब यहाँ बात करते हैं तो विमर्शों के दायरे में हम ऐसे फंस गए हैं कि हम कभी किसी विमर्श में आगे बढ़कर और दूसरे को उपेक्षित कर रहे हैं, कभी किसी में। वहां उसको समाज विज्ञान के रूप में माना जाए कि कहा जाए कि साहित्य को समाज विज्ञान की समाज विज्ञान साहित्य है, ये देखने की बात है। जो साहित्य था वो मनुष्य की विमर्शात्मक चेतना की प्रतिध्वनि के रूप में हो गई कि विमर्श किस रूप में दिखाई देती है। जहां मनुष्य जो है साहित्य के लिए अस्थायी चिंतन संतुष्टि के लिए चर्चा की जाती थी, साहित्य को पढ़कर वहां समाज में विमर्शों के आ जाने से भेदभाव की नीतियां अत्यधिक हुआ। वैचारिकता इस प्रकार से सुदृढ़ हुई कि नारी विमर्श, दलित विमर्श, तमाम विमर्शों के, आदिवासी विमर्शों किए गए, झड़ी लग गई, जिससे मनुष्य निर्माण में मनुष्यता संकट में पड़ गया। एक प्रकार से कहा जाए कि साहित्य एक सपना है। साहित्य पर संकट नहीं आएगा। जो प्रकार के लोग सोच रहे हैं कि साहित्य पर संकट आ जाएगा, साहित्य पर कभी संकट नहीं आएगा। साहित्य हमेशा लिखा जा रहा है, वो समाज को देखकर किया जा रहा है, वो कथ्यों को देखकर लिखा जा रहा है। रचनाकार उन्हें समय समय पर जिस प्रकार से अपने कथ्य में परिवर्तन किया, वो आज भी करेंगे। उस समय जैसी काल परिस्थिति होती थी, समाज जैसा है, उस प्रकार से साहित्य लिखी जाती थे, उसी प्रकार से आज भी लिखी जाए ये और लिखा जाएगा। वर्तमान अतीत का वर्णन करता है, भविष्य की कल्पना करता है। उनमें वर्क फ्रॉम होम, मजदूरों की समस्या जैसे बातें, समाज की समस्या, विश्वविद्यालय में शिक्षा प्रणाली, इन सब बातों के लेकर साहित्य लिखी जाएगी। समाज में बिछड़े लोगों आड़ पर साहित्य इस प्रकार से। तो ये ऐसा नहीं है, ये संकट काल में भी साहित्य दिन प्रतिदिन हमारे सोच की। ये अलग बात है कि सिर्फ के बजाय कथ्य में परिवर्तन जरूर, और वो वैश्विक धरातल पर होगा। और साहित्य समाज को सुनिश्चित तरीके से तकनीक से लोगों को जोड़कर रची जाएगी। साहित्य में एक नवीन नूतन तकनीक के माध्यम से रचना लिखी जाएगी, जो इस प्रकार से हमारे आगे बढ़ेगी। हम देखें कि तमाम भाषाएं भी निर्मित हुई हैं, आगे आए हैं, जैसे कोविड-19, कोरोना वायरस, सोशल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस, इम्यूनिटी, क्वारंटाइन, लॉकडाउन, सैनिटाइजर, वॉरियर, आइसोलेट, हाइजीन, ट्रेवल हिस्ट्री, वर्क फ्रॉम होम। इस प्रकार से भाषाओं का, नए भाषाओं का प्रयोग भी कविताओं के माध्यम से, उपन्यासों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, संस्मरणों के द्वारा, रेखाचित्र के माध्यम से, यात्रा वृत्तांत के माध्यम से रची जाएगी और लिखी जाएगी। तो ये एक प्रकार से निश्चित है कि हमें मानव मूल्य को समझना होगा, सामाजिक मूल्य को समझना होगा, तो शाश्वत मूल्य के प्रति ध्यान देना होगा कि दुनिया न्यूनतम में चल सकती है और चलेगी। समय जो संकट में है उसमें बदलाव आएगा, लेकिन हमें स्वाभिमानपूर्ण जीवन, स्वावलंबी पूर्ण जीवन अपनाने से ही मनुष्य अपनी खोई हुई परंपरा को पुनः स्थापित करने में सक्षम होगा। आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर बलजीत श्रीवास्तव जी। आपका मूल्यवान वक्तव्य हमें प्राप्त हुआ इस राष्ट्रीय वेबिनार के वक्तव्य के क्रम में। हम एलबीएस कॉलेज की ओर से, हिंदी विभाग की ओर से आपके आभारी हैं। आपका हार्दिक